हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 11.2 उसके हम 10th क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हैं उसको हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। आपको पता है हमने मेनली, फिर से आपको जस्ट ब्रीफिंग कर रहा हूँ, एक लाइन की क्वेश्चन पढ़ी जो पैरेलल वेक्टर है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन वेक्टर कार्टेशियन। सेकंड जोन में हमने क्या पढ़ा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ डेरिवेशंस करवाई थी कि इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंगल कैसे निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल के लिए। ये लास्ट वाली जोन है हमारी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये सब कुछ हमें मतलब कि हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था। अब कुछ बातें जो मेरी तरफ से थी ये आपको याद रखना है कि ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, इसको मैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स दिखी थी और लास्ट में मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। कुछ मैंने आपको कन्वर्जेंस भी बताई थी, आपको दिखाई देता हूँ। ये वाली कन्वर्जेंस है वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर में। तो ये सब कुछ हम बेसिक में कवर कर चुके हैं। और फिर से जिन बच्चों जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, जोन से मेरा मतलब है कि जब भी हम लाइन के क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, एंगल वाला क्वेश्चन है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, और उस अकॉर्डिंग ही हम एक्ट करते हैं। क्योंकि हम हमेशा, मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश नहीं करता, मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ वे दे पाऊँ, थॉट प्रोसेस दे पाऊँ। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। इस क्वेश्चन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k, 7i माइनस 6k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। तो बेसिकली 2 पेयर ऑफ लाइंस दिए गए हैं, इनमें हमें एंगल फाइंड करना है। अब देखते ही क्वेश्चन क्लियर है कि हमें एंगल फाइंड करना है, मतलब हमें एंगल के हिसाब से सोचना है। और हमें पता है कि जो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल है वही एंगल लाइंस में भी होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन लिखते हैं और उसका हम पैरेलल वेक्टर। अब देखो, ये मैंने दोनों लाइंस लिख ली हैं और दोनों के पैरेलल वेक्टर, और हमें अपना फॉर्मूला जो है वो पता है, ये वाला m1 डॉट m2, m1 मैग्नीट्यूड, m2 मैग्नीट्यूड, फिर होल का मैग्नीट्यूड। तो यही करते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले m1 डॉट m2 फाइंड करते हैं। ठीक है, m1 कितना है, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, जिन बच्चों को लगता था कि 3D बहुत मुश्किल है, अभी तक आप मेरे को बताओ कि आपको कुछ मुश्किल लगा? मेरे हिसाब से आपको नहीं लिखना चाहिए जिस तरह से 3D मैंने आपको करवाई है। तो इसको करना डॉट, आपको पता हम आई को आई के साथ करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 के साथ तो 4, 6 को 2 के साथ तो 12, तो कितना आ गया, 19। ठीक है, अब नाउ अगेन आपको पता है इसमें m1 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं। तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, कितना आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 36। तो m1 मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मेरे हिसाब से √49, मतलब 7। आल्सो m2 का मैग्नीट्यूड भी हम देख लेते हैं। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 प्लस 4 प्लस 4। तो विच एम्प्लाइज m2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √9, मतलब 3। ठीक है, अब आपको पता आपका फॉर्मूला क्या है, वी नो cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 डिवाइड बाय m1 मैग्नीट्यूड, m2 मैग्नीट्यूड, फिर होल का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 19, m1 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 7, उसका 3 है मॉडुलस। ये डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। ठीक है,
तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस कितना है, कॉस इनवर्स 19/21। कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट लाइन में से पैरेलल वेक्टर को लिखा दोनों को, डॉट की मैग्नीट्यूड निकाले, फॉर्मूला में फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये दो लाइंस है, 3i प्लस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा आई माइनस जे माइनस 2k, 2i माइनस जे माइनस 56k प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 5j माइनस 4k। तो सबसे पहले लाइंस को लिखते हैं। सो अब लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने दोनों लाइंस दोबारा से लिखी हैं। ये m1 वेक्टर है, ये m2 वेक्टर। आपको पता है लैम्डा के साथ m1 वेक्टर, म्यू के साथ m2 वेक्टर। तो सबसे पहले m1 डॉट m2, m1 कितना है हमारा i माइनस जे माइनस 2k, इसकी मुझे डॉट करनी है 3i माइनस 5j माइनस 4k के साथ। तो m1 डॉट m2 कितना आएगा 3, माइनस को माइनस 5 से करेंगे तो प्लस 5, माइनस 2 को माइनस 4 से करेंगे तो प्लस 8, ठीक है। माइनस 2 को माइनस 4 से प्लस 8, तो कितना आ गया 16, ठीक है। नाउ m1 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो m1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4, तो रूट 6। सेम वे से m2 का मैग्नीट्यूड, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो m2 मैग्नीट्यूड कितना है 9, 25, 16, तो ये कितना बन गया रूट 50। अब रूट जो 50 है इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा 5 रूट 2, ठीक है जी। अब हमें अपने फॉर्मूला में जो वैल्यू है उसको फिल करना है, और आपको पता है कि आपके एंगल निकालने का फॉर्मूला कितना है, वी नो। तो ये आपका फॉर्मूला है एंगल निकालने का, ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। आपको डायरेक्टली ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 की वैल्यू 16 है, यहाँ पर ये रूट 6 है, और ये है 5 रूट 2, ठीक है। तो अगर आप अपना आंसर देखोगे ना, हमारा आंसर अभी हमारी बुक से मैच नहीं कर रहा। और ऐसी हमने एग्जाम्पल भी की थी, मुझे अभी अभी इसका आंसर देख के याद आया है, ऐसी हमने एग्जाम्पल भी की थी। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ वो कौन सी एग्जाम्पल थी। वो एग्जाम्पल थी 10th। अब उसमें भी यही आंसर था, उसमें यही आंसर था। मैं बताने वाला था कि ऐसा ही आंसर था, एक्चुअल में यही आंसर था। तो अगर आपको देखो, वैसे तो अपन आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, तो देखो रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर रूट 6 है। अगर इसको मैं रूट 2 को देखो, अगर मैं इस रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा रूट 6। रूट 6 को रूट 6 से करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, ये जस्ट इसलिए किया ताकि हमारा आंसर मैच हो जाए। तो 16 रूट 3, नीचे कितना आएगा रूट 6 इंटू 5 रूट 6, रूट 2 रूट 3 कितना रूट 6। तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी सॉल्व हो जाएगा 5 इंटू 6, ठीक है। रूट 6 कितना होगा 6, तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। अब जो हमारा आंसर है वो मैच हो जाएगा। तो 8 रूट 3 बाई 3 इंटू 5, अभी भी मैच नहीं हो रहा, मैंने अभी बुक में देखा है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं।
इसको ऐसे लिख लो, √3 × √3 × 5, तो ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली मैच हो जाएगा। तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/5√3। तो यहाँ पर देख लो, हमने बड़ी ही आसानी से इसका जो एंगल है वो निकाल लिया। कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट आंसर में को मैच करने में थोड़े से एफर्ट्स करने पड़े, बट वो कुछ इतने ज़्यादा नहीं है कि मुझे आपको बहुत सारा मतलब बहुत डिटेल में जाना पड़े, समझाना पड़े। जस्ट आंसर मैच करना था ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आए, तो वो हमने बहुत ही आसानी से इसको कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है 10th क्वेश्चन के जैसे। अब इसमें भी हमें एंगल फाइंड करना है, बट फ़र्क क्या है कि वहाँ पर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें कार्टीजियन फॉर्म में पूछा गया है। इसके भी दो पार्ट्स हैं। तो देखो, x - 2/2, y - 1/5, z + 3/-3, x + 2/-1, y - 4/8, z - 5/8। तो अगर आप देखो, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो तो बिल्कुल 10th एग्जाम्पल के जैसा है। और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से कर सकते हो। तो बट मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इतने फॉर्मूलास याद रखो। अभी आपको हो सकता है कि लगे सर हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, याद कर लो, कर सकते हो, कर लो, डायरेक्टली इसमें वैल्यू फिल कर लेना। बट क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, क्योंकि अभी आगे जाके प्लेन के फॉर्मूलाज भी आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया था कि आप एक फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म ही याद रखो। और वैसे भी हमें कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में जाना आता है, तो मैं m1 वेक्टर m2 वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ना हो सकता है कि आपको लगे कि हमारे क्लास टीचर ने या कहीं से भी उन्होंने बताया कि ये A1 है, ये E2 है, ये B2 है, सॉरी ये A1 है, ये B2 है, सॉरी B1 है, ये C1 है, ये A2 B2 C2। डायरेक्टली फॉर्मूला वैल्यू फिल करो, आंसर आ गया। और आपको लगेगा भी सर उनका आंसर बहुत जल्दी आ गया। मैं आपको सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि मान लो आपने आदत बना ली कि सर ये A1 है, B1 है, C1 है, हमें क्लास टीचर ने भी ऐसे कराया, हम तो ऐसे ही करेंगे। आप तो मतलब कि लेंथ ही करवा रहे हो, मैं आपका फॉर्मूला नहीं करूँगा। ठीक है, आप अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं करना चाहते वो अलग बात है। एक बार मेरी बात सुन लो। आपने ये आदत बनाई कि ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ठीक है, बिना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हो, कि मैं हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करूँगा, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। इस क्वेश्चन में भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक आदत देना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ। ये छोटा सा चेंज मैंने कर दिया और पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप क्या करोगे, ये सर A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये गलत है। क्यों? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और यानी कि ये 2 और 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। और अगर आप अब देखो, आपका A1 B1 C1 ये था, मेरा A1 B1 C1 ये है, तो आंसर में फ़र्क पड़ गया ना। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके मार्क्स डिसाइड करती हैं कि आप लेक्चर को कितने अच्छे से सुनते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लाइंस को लिखते हैं। मैं हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। आपको पता है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो उसी फॉर्म में, जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसको मैं जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जस्ट एक आदत है, एक अच्छी आदत है, और अच्छी आदतें हमें डालनी चाहिए। ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, तो आपको पता है कि x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट है, इसकी हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, एंगल वाला क्वेश्चन है। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर ऑन कंपेयरिंग। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर, इसको मैंने m1 नेम दे दिया, इज कितने आए, 2 5 -3। आपके टीचर के भी वही आ रहे थे, मेरे भी वही आए हैं, जस्ट मैंने ये थोड़ा सा आपको समझाया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डायरेक्शन
डायरेक्शन ratios of parallel vector m2 is -1 8, सॉरी यहाँ पर ना 4 आएगा, मैंने गलती से 8 लिख दिया, यहाँ पर 4 आएगा। मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो अब देखो ये मैंने करेक्ट कर दिया, यहाँ पर 4 और 4 था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है यहाँ से मैं m1 वेक्टर लिख सकता हूँ 2i 5j -3k, m2 वेक्टर लिख सकता हूँ मैं -1i + 8j + 4k। देखो ये प्रोसीजर आपको लेंथी लग रहा है, आपको देखने में लेंथी लग रहा है, बट अगर आपको आता है ना तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के m1 वेक्टर लिख दिया, m2 वेक्टर लिख दिया। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसा करो, यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड निकाल लो। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर हमारे फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड है, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आ गया 425 + 9। तो m1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √38। सेम वे से आप m2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 164 + 16। तो कितना आ गया 81। कितना आ गया √9 × 9 मतलब 9। अब जस्ट एंगल का फॉर्मूला लगाना है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है हमने ये निकाल लिया था, तो m1.m2 रह गया, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने पहले से लिख रखा है। तो i को i के साथ करेंगे तो -2, 5 को 8 से करेंगे 40, -3 को 4 से करेंगे -12, तो 40 - 14 तो कितना आएगा 26, आई थिंक 26 आएगा। तो देयरफॉर आपको पता है वी नो cos थीटा इज इक्वल टू m1.m2 डिवाइड बाय m1 का मैग्नीट्यूड, m2 का मैग्नीट्यूड, फिर होल का मैग्नीट्यूड। तो वैल्यूज फिल कर देते हैं। इसकी वैल्यू 26 है, इसकी वैल्यू √38 है, इसकी वैल्यू 9 है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी सॉल्व करने को तो है ही नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 26 बाई 9 × √38। तो ये आपका क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मैं लिख देता हूँ, तो ये आपका क्या है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसको, लेंथी नहीं है। ऐसा ना सोचो कि वो ज़्यादा इजी था, वो ज़्यादा इजी इसलिए था क्योंकि टीचर्स ने आपको बीच की बात बताई नहीं, डायरेक्टली A1 B1 C1 लिख दिए। अगर आपको हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, मैंने आपको समझाया भी है कि अगर इसमें माइनर चेंज हो गया तो आपका A1 B1 C1 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें वैसे वो भी जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई लाइन आए तो उसका फिक्स पॉइंट हम कैसे लिखेंगे। तो 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसको आप ऐसे लिखोगे x - 0/2, y - 0/2, z - 0/1, ठीक है। और इसमें तो मुझे लगता है कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो ये हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, डायरेक्शन ratios of parallel vector m1 is कितने आए हैं 2 2 1। यहाँ पर भी लिख लो, डायरेक्शन ratios of parallel vector
m2 इज 418, ठीक है, 418। अब आपको पता है इसका m1 वेक्टर मैं लिख सकता हूँ 2i प्लस 2j प्लस 1k। सेम इसका m2 वेक्टर मैं लिख सकता हूँ 4i प्लस 1j प्लस 8k। इनके मैग्नीट्यूड्स भी निकाल लो, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1। तो m1 मैग्नीट्यूड कितना आएगा √9 मतलब 3। तो m2 मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। 16 प्लस 1 प्लस 64। तो यहाँ पर कितना आ गया ये 81 मतलब 9। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं m1 डॉट m2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह है। तो 2i प्लस 2j प्लस 1k, 4i प्लस 1j प्लस 8k। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 8 1 सा 8। तो कितना आ गया 18। अब जस्ट सही वैल्यूज़ को फिल करना, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो सभी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। इसकी वैल्यू है 18, ये 3 है, ये 9। अब ये वैसे कट हो रहा है, तो मेरे पास कितना आ गया, मॉडुलस डालने की जरूरत नहीं है, प्लस है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड एंगल। तो ये हमारा क्या रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस। तो देख लो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम अपने प्रोसीजर को जो है वो अच्छे से समझ चुके हैं और इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि अब ये भी बोल सकते हो कि इस पूरी एक्सरसाइज में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो इजी हमेशा की तरह बहुत इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14/2p इज इक्वल टू z - 3/2 and 7 - 7x/3p, y - 5/1, 6 - z/5 आर एट राइट एंगल्स। मतलब सबसे पहले हम पहचानते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वो बोल रहे हैं कि ये दो लाइंस जो हैं ये राइट एंगल पर हैं, तो p की वैल्यू फाइंड करो। मतलब दो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर, एक दूसरे में एंगल कितना बन रहा है 90। मतलब हमें एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। और आपको पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो हम ये वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देखो मैंने आपको बोला था ना कि आप ये वाला सिर्फ याद रख लो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये भी याद रखने में दिक्कत है तो आपको पता है जो लाइंस में एंगल है, जो वेक्टर्स में एंगल है, इसके पैरेलल वेक्टर, इसके भी पैरेलल वेक्टर होगा। तो जो मतलब कि वेक्टर्स में एंगल है वही लाइंस में एंगल होगा। और आपको पता है हम इसका एंगल ऐसे निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिन बच्चों को दिक्कत है ये फॉर्मूला याद करने में, हम m1 और m2 वेक्टर निकाल लेंगे। आपको पता है हम कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो डॉट जब करेंगे वो 0 आएगी तो हम बोलेंगे कि वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब लाइंस भी परपेंडिकुलर हैं। तो वहाँ से हम जो है वो p की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब इस क्वेश्चन में आपको पता लगेगा जो मैंने आपको बताया ना वो ऐसे ही नहीं बताया। ये मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिखे हैं। 2x + 1 यहाँ पर 2 कॉमन निकाला है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ जो हमने बेसिक में सीखी है यहाँ पर हमारे काम आने वाली है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को एक बार मैं आपको रफ में लिख के दिखा देता हूँ। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आपको पता है पहले x होता है, तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो, तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब जो अब मैंने आपको बताया था ना कि जैसे 11th क्वेश्चन में था वो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर नीचे वाला जो है वो डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं, वो पैरेलल वेक्टर ही होता है।
तो अब यहाँ पर गलती नहीं करने की, 3 2p और 2 जो है इसका पैरेलल वेक्टर है, ये गलत है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, ताकि x जो है वो आगे आए, क्योंकि x आगे होता है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 7 y के साथ वो नहीं होना चाहिए, तो वो कॉमन ले लो, 7 2 14 2p, ये बिल्कुल सही है, इसको आप ऐसे ही लिख लो। सेम वे से दूसरी लाइन भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी x आगे होना चाहिए, तो इस x को आगे करने के लिए मैं -7 को कॉमन लेने वाला हूँ, तो अंदर कितना आएगा x +1, करके देख लिया करो, -7x यहाँ पर ना एक्चुअल में -1 आएगा, ठीक है, मैंने गलती से लिख लिया, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो अब देखो मैंने करेक्ट कर दिया, -7x +7, ठीक लिखा मैंने, ठीक है, 3p, ये बिल्कुल सही है, y आ गई है, पीछे भी मतलब कि माइनस ही है, यहाँ पर z आगे चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अभी भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से बहुत दूर है, तो ये माइनस को नीचे ले आओ, तो विच एम्प्लाइज x -1 / -3। अब ये 7 है, देखो ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना हमें, मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर x - y - z माइनस ही रहेगा, नीचे जो मर्जी चेंज हो जाए, तो z -3/2 एंड, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो x -1, इसको आप लिख लो -3p/7, ये 7 नीचे आ गया, तो ये नीचे यहाँ पर ही आएगा, ये बिल्कुल सही है, इस माइनस को आप नीचे लिख लो, ठीक है। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, आपको पता है जो नीचे होता है वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर होता है, और हमें यहाँ पर पैरेलल वेक्टर ही चाहिए, देयरफॉर डायरेक्शन ratios of parallel vector m1 is कितने आएंगे, -3 2p/7 एंड 2, ये नीचे वाले हैं ना, ठीक है। सेम वे से यहाँ पर भी मैंने आपको हर एक क्वेश्चन एक ही वे में करवाने की कोशिश की है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर m2 is -3p/7 1 -5, ठीक है। अब देखो, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, m1 -3i 2p/7 j कैप 2k कैप -3p/7 i कैप j कैप -5 k कैप, और बाद में उनकी डॉट कर देना। अब डॉट उनकी जीरो होगी, ये m1 वेक्टर है, ये m2 वेक्टर है, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट क्या होगी, जीरो होगी, वहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, जिस तरह से मर्जी आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख देता हूँ, विच एम्प्लाइज a1 कितना है -3, b1 कितना है 2p/7, c1 कितना है, यहाँ पर भी a2 लिख लो -3p/7, b2 1, c2 कितना है -5। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये कंडीशन होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप ये भी लिख सकते हो कि लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब m1.m2 कितना होगा 0, जिस तरह से मर्जी कर लेना। अब वैल्यू फिल करनी है, a1 की वैल्यू कितनी थी -3, a2 कितना था -3p/7, b1 कितना था 2p/7, और b2 कितना था 1, c1 कितना था 2, c2 कितना था -5 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 9p/7, ठीक है। यहाँ पर 2p/7 -10 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, इन दोनों का सेम ही है,
तो 9p प्लस 2p/7। अब इस 10 को आप उधर ले जाओ तो कितना बन गया, 11p/7 इज इक्वल टू 10। 11p इज इक्वल टू 10 इंटू 7 मतलब 70। तो p कितना आ गया, 70/11। तो इस तरह से हमने p की वैल्यू निकाल ली। बहुत इजी क्वेश्चन था। आप मेरे को बताओ आपको क्या मुश्किल लगा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको मुश्किल लगा। जो आपको मुश्किल लग रहा था या लग सकता था आपको, वो मैं आपको पहले ही बेसिक में सिखा चुका हूं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले ही बताया क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मैं करवाऊंगा बहुत इजी लगेंगे, जस्ट आपको खुद से ये करने आने चाहिए। मेरा मोटिव भी यही है। तो सबसे पहले जितने भी एंगल वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो कार्टीजन, मगर जब भी वो कार्टीजन में पूछे जाएंगे, हम हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम हमेशा एक अच्छी आदत डालेंगे। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो जो वेक्टर मतलब जो पहले देखने में आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 2p2 लग रहा था, यहाँ पर मतलब कि a1 की वैल्यू 3 लग रही थी, b1 की वैल्यू 2p, c1 की वैल्यू 2। ये बच्चे गलती करते हैं, तब मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ। बट हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो a1 की वैल्यू ये है, b1 की ये है, c1 की ये है। सेम वे से a2 b2 c2। अब परपेंडिकुलर तो डॉट जीरो होगी, मतलब कर दी जीरो, तो वहाँ पर हमारी यहाँ से हमने वैल्यू जो है इसकी निकाल ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। शो दैट द लाइन्स x-5/7 y+2/-5 z/1 एंड x/1 y/2 z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें जस्ट देखो, सबसे पहले फिर से वही, कौन सी जोन का क्वेश्चन है, एंगल वाला। अगर एंगल वाला है तो हमारे दिमाग में बस यही होना चाहिए कि हमें एंगल ढूंढना है। और एंगल भी छोड़ो, यहाँ पर हमें एंगल भी नहीं पूछा गया, यहाँ पर हमें ये पूछा गया कि ये परपेंडिकुलर है, प्रूव करवाना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, या तो ये कंडीशन प्रूव कर देंगे या वेक्टर्स निकाल के उनकी डॉट कर देंगे। तो अगर वेक्टर्स की डॉट जीरो आ गई मतलब वो परपेंडिकुलर है, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर मतलब लाइंस भी परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले, अब इसमें भी जरूरत नहीं है बट इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो x-5/7 ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर माइनस की कमी है तो मैं माइनस लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो z-0/1। ठीक है, चाहे इस क्वेश्चन में ज़रूरत है या नहीं, मैं एक आदत बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इससे क्या होता है, आपको एक थॉट प्रोसेस मिल जाता है। आप देख लो, जितने एंगल वाले क्वेश्चन हैं मैंने सभी को एक ही वे में शूट करने की कोशिश की है, सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर m1 इज कितने हैं, 7-5 1। डायरेक्शन ratios of parallel vector m2 is 1 2 3। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स आ गए हमारे। तो आप इसको लिख सकते हो, a1 7 है, b1 -5 है, c1 1, a2 1, b2 2, c2 3। तो नाउ अब ऐसा करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब a1 7 है, a2 1 है, b1 -5 है, b2 2, c1 1 है, c2 3। कितना आया, 7 - 10 + 3। तो 10 - 10 मतलब 0। तो विच एम्प्लाइज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। therefore given lines are perpendicular।
तो देख लो कितना ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो। आपको पता है इसको आप लिखोगे 7i माइनस 5j+1k। ये कौन सा वेक्टर है 1 2 i + 2j+3k। अल्टीमेटली हम डॉट ही कर रहे हैं 7 - 10 + 3 तो 0 ही आ गया। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स इसका मतलब m1 परपेंडिकुलर है m2 के, मतलब लाइन भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया और इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो क्वेश्चन को देखते ही पता है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई + 2j + k + लैम्डा इंटू आई - j + k। या दूसरी लाइन है 2i - j - k + म्यू 2i + j + 2k। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, स्क्यू लाइन वाला, पैरेलल लाइन वाला। और यहाँ पर मैंने वो बोनस टिप में बताया था कि हमें कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आएगा कि ये स्क्यू लाइंस है ये पैरेलल लाइंस है, हमें खुद से चेक करना पड़ेगा। अब खुद से चेक कैसे करना है, हम जस्ट उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनको हम चेक करेंगे। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये जो मैंने ग्रीन में जो भी लिखा है ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको आप रफली अपने कहीं पर भी कर सकते हो, उसके बाद चेक कर सकते हो ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो मैंने पैरेलल वेक्टर लिखे हैं, ये आपको पता है पैरेलल वेक्टर है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। तो आई की आई के साथ रेशियो, जे की जे के साथ, के की के के साथ, 1/2 - 1/1 1/2। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है। और ये अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं है आपको पता है तो ये मतलब पैरेलल लाइंस तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो यहाँ पर हम स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। अब फिर से अपने जो a2 वेक्टर, a1 वेक्टर, m1 वेक्टर, m2 वेक्टर्स को जो है वो लिख लेते हैं। तो अब देखो ये मैंने लाइन लिखी है, तो a1 वेक्टर ये इसका, ये m1 वेक्टर, दूसरी लाइन ये a2 वेक्टर, ये m2 वेक्टर। और आपको पता है कि हम यहाँ पर स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो m1 क्रॉस m2 को पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट m1 क्रॉस m2, तो उसके लिए i j k। ठीक है, तो m1 वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख लो 1 - 1 1 2 1 2। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, तो हमें कितना मिलेगा m1 क्रॉस m2। तो सबसे पहले i, तो i वाली रो और i वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा -1 1 2 माइनस जे कैप। तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। तो कितना बचा 1 2 1 2 प्लस के कैप। तो के वाली रो और के वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। तो कितना बचा 1 -1 2 1। तो बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है हमेशा की तरह लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं इसको। तो विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2। तो -2 माइनस, यहाँ पर माइनस लिखना जरूरी है। 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 से किया 2, -2 को 1 से किया 2 प्लस के क्या, 1 को 1 से किया 1, -2 को -1 से किया -2। तो m1 क्रॉस m2 की वैल्यू कितनी आ गई -3i। यहाँ पर कितना आएगा -j के साथ 0, यहाँ पर कितना आ गया 3k कैप। तो ये हमारे m1 क्रॉस m2 की वैल्यू है। आपको पता है इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो उसको भी ऐसा करते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं। आल्सो m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2, 9 + 9 कितना आ गया √18। तो विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2 को मैं लिख सकता हूँ
3 × 3 × 2, ये पेयर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो कितना आ गया 3√2। अब a2 - a1 रह गया, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, m1 क्रॉस m2 हमें मिल गया, ये उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, तो ये नेक्स्ट a2 - a1, तो इसको भी लिख लेते हैं, बहुत इजी है ये सब्ट्रैक्ट करना। तो 2 - 1 i कैप -1 और यहाँ पर -2 j कैप -1, यहाँ पर -1 k कैप, तो विच एम्प्लाइज a2 - a1 कितना आ गया 1i -3j -2 k कैप। अब आपको पता है, वी नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा m1 क्रॉस m2 डॉट a2 - a1 डिवाइड बाय m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, इसकी वैल्यू है -3i -0j + 3k कैप डॉट i -3j -2k डिवाइड बाय 3√2। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, i को i के साथ करेंगे तो -3, 0 को -3 से करेंगे तो 0, 3 को -2 से करेंगे -6 डिवाइड बाय 3√2, उसका मॉडुलस मतलब -9/3√2 मतलब 9/3√2। अब इसको आप कट कर सकते हो, तो यहाँ पर कितना आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3/√2। बट अभी भी हमारा आंसर जो है परफेक्टली मैच नहीं हो रहा। एनसीईआरटी से मैच करना क्यों जरूरी है, ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, तो मेरे पास कितना आएगा 3√2/2। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज 3√2/2। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने ये देखा कि स्क्यू लाइन का फॉर्म लगेगा या पैरेलल लाइंस, तो मैंने वो देख लिया लास्ट पेज पे। तो ये जो पैरेलल वेक्टर्स थे दोनों, ये प्रोपोर्शनल नहीं थे, प्रोपोर्शनल नहीं थे तो मतलब स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये निकाला, इसका मैग्नीट्यूड a2 - a1 डॉट की, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की बात करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1, x - 3/1, y - 5/-2, z - 7/1। अब देखा जाए तो पिछला क्वेश्चन भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का था, ये क्वेश्चन भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही है, बट फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमें वेक्टर इक्वेशन पूछी गई थी, और यहाँ पर हमें मतलब पूछी नहीं, सॉरी, वेक्टर इक्वेशन में क्वेश्चन जो गिवन था, यहाँ पर हमें कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो गिवन है या पूछा गया। तो आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी कार्टेशियन फॉर्म होती है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और मैंने आपको वीडियो में भी सजेस्ट किया था कि इसकी आप वेक्टर इक्वेशन ही याद रखोगे, कार्टेशियन याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी लाइन मतलब x - y - z-, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिख लो x - -1/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी चेंज कर लो इसको, यहाँ पर भी चेंज कर लो इसको। ठीक है, तो ये ठीक लग रही है, x - 3/1, y - 5/-2। देखो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना नहीं सीखोगे तो आप सही से फिक्स्ड पॉइंट या पैरेलल वेक्टर नहीं निकाल पाओगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ वो कितनी है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c।
और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, आपको पता जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा फिक्स्ड पॉइंट कितना आएगा, फिक्स्ड पॉइंट -1 -1 -1, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 वेक्टर करके -i -j -k कैप, ठीक है। और सेम वे से डायरेक्शन ratios of parallel vector m1 7 -6 1, मतलब m1 वेक्टर कितना है हमारा 7i -6j + k। सेम वे से यहाँ पर भी आप फिक्स्ड पॉइंट लिख लो, तो फिक्स्ड पॉइंट देखो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 3 5 7। अगर आप इसको ढंग से लिखना नहीं सीखोगे तो आप ये लिख सकते हो -3 -5 -7 और यहाँ पर 1 1 1, ये गलत है। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा A2 कितना आएगा फिर 3i 5j + 7k। सेम वे से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर m2 कितने आएंगे डायरेक्शन रेशियोज 1 -2 1। तो m2 वेक्टर कितना आ गया हमारा i -2j + k, ठीक है। अब हमारे सामने हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। हमारे पास A1 वेक्टर भी है, M1 वेक्टर भी है, A2 वेक्टर भी है, M2 वेक्टर भी है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर्स हैं, आपको पता है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्यू लाइंस वाला या पैरेलल लाइंस वाला, ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे ये स्टेप जो है ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो ये जो स्टेप मैंने किया ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, आप रफली इसको कर सकते हो। तो 7/1 -6 - 2 1/1, तो ये क्लियरली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब इनकी रेशियो सेम नहीं है। तो हम स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो ये सारी वैल्यूज़ हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की हैं, वो मैंने लिख ली हैं। और हमारा फॉर्मूला जो है स्क्यू लाइंस वाला वो ये कहता है कि पहले m1 क्रॉस m2 फिर A2 - A1 और उसका ही मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले m1 क्रॉस m2 को फाइंड कर लेते हैं, m1 क्रॉस m2। तो i j k, m1 कितना है 7 -6 1 और यहाँ पर कितना है 1 - 2 1। तो हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी m1 क्रॉस m2। तो हम क्या करेंगे, आई वाली रो और आई वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा -6 -2 1 1 माइनस जे कैप। तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 7 1 1 1 प्लस के कैप। तो के वाली रो और के वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 7 1 -6 -2, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है मैं हमेशा ऐसे ही करवाता हूँ आपको, लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया। इस तरह से करवाने का रीज़न यही रहता है कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करो। एक तो होता है हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, हमें टॉपिक नहीं आता है। एक होता है कि हमें जो टॉपिक हमें आता है उसमें ही हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को -2 से। तो ऐसी गलतियां आप ना करो। तो m1 क्रॉस m2 आई कैप, -6 को 1 से किया -6 -2 को 1 से किया -2।
7 को 1 से किया 7 माइनस 1 को 1 से किया 1 माइनस 14 माइनस 6 को माइनस 6 1 को माइनस 6 से किया -6। तो m1 क्रॉस m2 की वैल्यू कितनी आई -6 + 2, यहाँ पर 6 -14 + 6। तो m1 क्रॉस m2 की हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई -4i -6j -8k कैप। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं कि वो भी हमें चाहिए। तो m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा -4 का स्क्वायर, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो यहाँ पर कितना आ गया m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड 16 + 36 + 64। तो ये तो बन गया 116। तो अगर इसके मैं फैक्टर्स बनाऊं तो कितना आएगा 2 × 2 × 29। ये पेयर यहाँ से बाहर आ गया तो 2√29। तो ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास कौन रह गया a2 - a1, तो वो भी कर लेते हैं। अब a2 कितना है 3i 5j + 7k माइनस -i -j -k कैप। तो विच एम्प्लाइज a2 - a1। तो 3 - -1 i कैप, 5 - -1 j कैप, 7 - -1 k कैप। तो a2 - a1 कितना आ गया, ये बन गया 4i 6j 8k कैप। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। मैं वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब m1 क्रॉस m2 की वैल्यू कितनी है -4i -6j -8k कैप डॉट a2 - a1 4i 6j 8k कैप डिवाइड बाय 2√29 मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो शॉर्टर डिस्टेंस कितना आएगा -16 -36 और ये कितना बन गया -64 बाय 2√29 इसका मैग्नीट्यूड। ये कितना बन गया, ये सेम बन गया 116 माइनस के 2√29 मॉडुलस। ठीक है, तो यानी कि क्लियर है हमें। तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्योंकि मुझे पता है कि 116 का रूट ये है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ जस्ट आंसर को मैच करने के, ताकि हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो जाए। इसको आप ऐसे लिख लो। देखो ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर हमारा परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो जाए। क्योंकि 2√29 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। अगर आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 = 4, √29 29, तो करो मल्टीप्लाई, तो 116 ही आएगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आपस में कट हो गया। तो मेरे पास मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया 2√29। तो अब जस्ट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2√29 जो परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात क्या थी कि हमें क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में पूछा गया था, तो वहाँ से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके m1 और m2 वेक्टर लिख लिए। फिर मैंने 2 चेक किए पैरेलल वेक्टर्स, वो प्रोपोर्शनल नहीं थे, मतलब स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जस्ट फॉर्मूलास में मैंने वैल्यूज़ फिल की हैं और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th की बात करते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट आ गया,
मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, बट कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा आई माइनस 3j प्लस 2k 4i प्लस 5j प्लस 6k म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। तो सेम वही क्वेश्चन है, दो लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें और दोनों वेक्टर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस चीज़ को लेके कभी भी आप कंफ्यूज मत हो, कभी भी आप भूलो मत। तो सबसे पहले मैं इनके m1 m2 वेक्टर्स जो हैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर का फॉर्म लगेगा या स्क्यू लाइंस वाला। तो अब देखो मैंने ये अगर लाइन दोबारा से लिखी है, ये दूसरे लाइन ब्लैक में लिखी है। तो A1 M1 वेक्टर, A2 वेक्टर M2 वेक्टर। अब हमेशा की तरह M1 M2 वेक्टर को मैंने लिख के देखा तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, M1 क्रॉस M2 को फाइंड करेंगे। तो I J K, M1 कितना है 1 माइनस 3 2 2 3 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज M1 क्रॉस M2। तो हम क्या करेंगे, आई वाली रो और आई वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो कितना आएगा -3 3 2 1 माइनस जे कैप। तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे 1 2 2 1 प्लस के कैप। तो के वाली रो और के वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना बच गया 1 2 -3 3, ठीक है। तो अब हमें जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे आपको पता ही है, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया। तो चलो करते हैं इन दोनों को भी, M1 क्रॉस M2। तो -3 को 1 से किया -3, -3 को 2 से किया 6, 1 को 1 से किया 1, -2 को 2 से किया 4, 1 को 3 से किया 3, -3 को -2 को -3 से किया -6। तो M1 क्रॉस M2 की वैल्यू फिर कितनी आ गई, -9 -3, ये कितना बन गया 9। तो फाइनल वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितनी आएगी इसकी, -9i प्लस 3j प्लस 9k कैप। ऐसा करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर M1 क्रॉस M2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो मतलब 81 प्लस 9 प्लस 81, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ऐड करके कितना आएगा, 81 प्लस 9 90 हो गया, 90 और 81 कितना बना 171, ठीक है। तो अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर्स बनाने चाहूँ तो कितने आएंगे, 3 × 3 × 19, ठीक है 9, हाँ जी ठीक है। तो ये पेयर बाहर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा 3√19। तो M1 क्रॉस M2 फाइंड कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। अब A2 - A1 रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली थी, अब A2 - A1 रह गया। तो A2 - A1 भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो 4 - 1 I कैप, यहाँ पर 5 है वहाँ पर -2 J कैप, यहाँ पर 6 है वहाँ पर 3 K कैप। तो A2 - A1 कितना आएगा, 3I 3J 3K कैप। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो सभी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। -9I
प्लस 3j प्लस 9k कैप डॉट 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप, नीचे कितना है 3√19 उसका मैग्नीट्यूड। तो डॉट कर लेते हैं तो कितना आएगा -27, जे को जे के साथ तो 9, के को के साथ तो 27, 3√19 मैग्नीट्यूड। अब ये तो आपस में मतलब कि मुझे लग रहा है कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास कितना रह गया 9/3√19। अब ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 3/√19। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, 3/√19। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट m1 m2 a2 a1 जस्ट ध्यान के रखना हमेशा की तरह m1 m2 वेक्टर पैरेलल तो नहीं है, तो वो चेक कर लिया, उसके बाद क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगा दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 - ti कैप, t - 2j कैप, 3 - 2t k कैप, s + 1 i कैप, 2s - 1 j कैप, -2s + 1 k कैप। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये हमने मान लिया, बट इसमें जो इक्वेशंस गिवन है वो थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि ना तो ये वेक्टर मतलब वेक्टर इक्वेशन तो लग रही है बट बड़ी ही अजीब फॉर्म में है। दूसरी बात ये कार्टेशियन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट है तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। बहुत सिंपल है, मैं बताने को सीधे बता सकता हूं, जस्ट आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये मैं पिछले क्वेश्चन की सेकंड लाइन लिख रहा हूं, चाहे आप फर्स्ट लिख लेना। ये पिछले क्वेश्चन की सेकंड लाइन है, ठीक है। ऐसा करो, ये तो ऐसे ही लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 म्यू आई कैप, 3 म्यू जे कैप, म्यू के कैप। अब ऐसा करो आई वाले इकट्ठे कर लो, 4 + 2 म्यू आई कैप, जे वाले इकट्ठे कर लो, 5 + 3 म्यू जे कैप, के वाले इकट्ठे कर लो, कुछ ऐसा बन गया। अब ध्यान से देखो, यानी कि अगर मैं इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म को मतलब जो आर वेक्टर इज इक्वल टू a + लैम्डा m होती है ना वेक्टर इक्वेशन, खोल के ऐसे लिख लूँ तो वो यही लिखेगी। मतलब ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जिस तरह से हम लैम्डा को कांस्टेंट मानते हैं, म्यू को कांस्टेंट मानते हैं, यहाँ पर टी और एस बी क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो और कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है। तो सबसे पहले पहली लाइन को लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे, और कुछ भी नहीं है। ढंग से भी लिखना इसलिए है ताकि हमें पैरेलल वेक्टर और हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जस्ट मल्टीप्लाई किया गया। अगर हम मल्टीप्लाई करके इनको कंबाइन कर सकते हैं तो यहाँ से हम वापस भी जा सकते हैं। तो ऐसा करो, मैं आपको फुल प्रोसीजर बताऊँगा। i - ti कैप, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, tj - 2j कैप, 3k कैप -2t k कैप। फिर से आपको बता दूं, बहुत से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, वो जल्दी समझ जाते हैं ऐसे स्टेप्स, उनको ये फालतू के स्टेप्स लगते हैं, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह के प्रोसीजर को समझ में नहीं पाते। तो इसलिए मुझे सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। तो ऐसा करते हैं जो मतलब कि अकेले i, अकेला j और अकेला k, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे i - 2j + 3k, इसमें मैंने t को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है, इसको ऐसा करो ब्रैकेट में ही क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आप लिख लो प्लस करके जो मतलब कि t वाले रह गए हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब t वाले कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। t वाले हैं हमारे पास -ti ये रहा, +tj, ठीक है, और ये रहा -2tk। ये मैंने सिर्फ t वाले लिखे हैं, ठीक। जस्ट कलर चेंज इसलिए किया ताकि आप उनको आसानी से देख पाओ।
अब इसको ढंग से लिखने की कोशिश करता हूँ। आई माइनस 2j प्लस 3k कैप प्लस, अब ऐसा करो यहाँ तीनों में से टी को बाहर निकाल लो, अंदर कितना आएगा माइनस आई प्लस जे, टी तो बाहर है, -2k कैप। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो और यहाँ पर हमारा A1 वेक्टर कितना है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट कितना है, ये रहा, और M1 वेक्टर यहाँ पर हमारा कितना है, -i प्लस जे -2k। आप मेरे को बताओ आपको कुछ मुश्किल लगा? ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसा नहीं आएगा कि वो बता देंगे कि ये निकाल दो वो निकाल दो, वो आपको घूम फिरा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वही की गई है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से कंबाइन भी किया जा सकता है, इसको खोला भी जा सकता है, यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये आपको क्लियर है। अब सेम वे से जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, उसको भी लिख लेते हैं। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एस प्लस 1 आई कैप 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 की कैप। ठीक है, इसको खोल के लिखते हैं। तो एस आई प्लस आई 2s जे माइनस जे माइनस 2s के माइनस 1 के। मैंने 1 तो वैसे ही लिख लिया, लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, अकेला आई, अकेला जे, अकेला के, उसको लिखेंगे आई माइनस जे माइनस के, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, प्लस का साइन। अब जो एस वाले हैं, एस आई 2s जे -2s के कैप। तो अब हम इसको सेपरेट करना तो सीख ही गए हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, आई माइनस जे माइनस के प्लस, यहाँ से एस को कॉमन ले लो, तो आई प्लस 2j -2 की कैप। तो यहाँ पर हमारा A2 वेक्टर कितना आ गया फिर, आई माइनस जे माइनस के, तो M2 वेक्टर कितना आ गया, आई प्लस 2j -2k कैप। ठीक है, अब हमारी जो लाइंस हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब हम पहचान गए हैं A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, M1 वेक्टर, M2 वेक्टर। अब जस्ट चेक करना है कि स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगना है या दूसरे वाला, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो अब देखो यही M1 वेक्टर है, ये M2 वेक्टर, ये प्रपोर्शनल नहीं है, तो हम स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेट M1 क्रॉस M2। ठीक है, तो M1 आई जे के, M1 कितना है, -1 1 -2, M2 वेक्टर कितना है, 1 2 -2। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको एक्सपैंड करते हैं, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखो आई, ठीक है, तो आपको आता ही है, आई वाली रो और आई वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 1 2 -2 -2, फिर माइनस जे होता है हमेशा, तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो कितना रहेगा, -1 1 -2 -2 प्लस के कैप, तो के वाली रो और के वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना रहेगा, -1 1 1 और 2। तो अब आपको पता है लेफ़्ट टॉप हमेशा की तरह, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, तो विच एम्प्लाइज M1 क्रॉस M2 कितना आएगा, -2 को -2 से किया -4। अब सेम ये यहाँ पर कितना आएगा, -1 को -2 से किया +2, -1 को -2 से किया
-2। बस माइनस प्लस में गड़बड़ मत करना। -1 को 2 से किया, -2, 1 को 1 से किया 1। तो विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2 की वैल्यू कितनी आ गई? -2 + 4, 2 + 2 -3। विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2i 4j, यहाँ माइनस आएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ, 4j -3 k कैप। ठीक है, तो इसके साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 + 16 + 9, तो कितना आ गया? √29। अब क्या रह गया? a2 - a1, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a2 वेक्टर हमारा लास्ट पेज पे कितना था? अब ये आपका a2 वेक्टर, ठीक है, और ये आपका a1 वेक्टर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 i कैप, यहाँ पर -1, यहाँ पर +2 j कैप, -2 होगा ना, तो यहाँ पर फिर से -1, यहाँ पर -3 k कैप। तो a2 - a1 वेक्टर कितना आ गया? 0i, 2 - 1 1j -4 k कैप। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। m1 क्रॉस m2 की वैल्यू आपके सामने है, 2i -4j -3 k कैप डॉट a2 - a1 0i + j -4k, और m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड कितना है? √29। तो इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, 2 को 0 से करेंगे 0, -4 को करेंगे तो -4, -3 को 4 से करेंगे, -4 से +12, ठीक है, नीचे √29, तो 8/√29। और ये जो हमारा आंसर है परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें डिफरेंट बात क्या थी कि इसमें जो हमें स्टेटमेंट है वो हमें कुछ इस फॉर्म में गिवन थी। तो ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है। फिर से वही बात, आज कर लिया आपको इजी लग रहा है, बट पहली बार अगर आपके सामने पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये समझ में ही ना आए कि इसमें हम पैरेलल वेक्टर और जो है वो फिक्स पॉइंट वो कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसको खोल लो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद मैंने आई वाले, जे वाले, के वाले इकट्ठे कर लिए, और जिनके साथ म्यू या एस या टी लगा है वो अलग से कर लिए। तो मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है। दोनों लाइनों के लिए मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया। उसके बाद जस्ट चेक किया कि ये पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट फॉर्मूला यूज़ होगा या स्क्यू लाइंस वाला। तो वहाँ से हमें क्लियर हुआ कि ये स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला ही हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूलास में जो वैल्यूज़ थी उनको फिल किया, अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आज हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ख़त्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन्स को करने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे को बताओ आपको क्या मुश्किल लगा। अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से किया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। आज हमारा समझ लो 3D जो है वो 50% से ज़्यादा खत्म हो गया। हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, प्लेन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है यहाँ तक कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में 3D करवा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।